Good morning students, welcome to my new video. In this video we will see the remaining part of the second lesson of history, colonization of India from trade to territory, and this video is the part 2 of this lesson. Okay, and in the first part we have seen about some new words and their meanings. Then we have seen about the period after the death of Aurangzeb. There were many governors and zamindars began asserting their authorities, and there emerged several powerful regional kingdoms in different parts of our India. And there were one new power also emerged during this period. Okay, and which was this power? British. Next we have seen the about advent of European companies, and in the end of 16th century there were European overseas trade with the East began to yield enormous profit, and groups of merchants were permitted by rulers of some European countries to start trading companies, and they established their trading centers in various parts of the world, especially on the coast. और जो भी कोस्टल एरिया था वहाँ पे ये जो भी ट्रेडिंग कंपनीज थी वो उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश कर दिए थे, और जो भी ट्रेडिंग कंपनीज थी ये कोस्टल एरिया में पहुँच चुकी थी फॉर व्हाट? फॉर ट्रेडिंग, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए. Among these companies, one company was English East India Company, and on 31st December 1600, Queen Elizabeth I issued a charter granting East India Company the monopoly to trade with the East for 15 years. और ये जो क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट थी, इन्होंने एक चार्टर इशूड किया. चार्टर मीन्स रिटर्न डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे पूरे राइट्स दिए हुए रहते हैं जो भी ट्रेडिंग कंपनी है, जो भी ग्रुप है मर्चेंट का, उन्हें बिजनेस करने के लिए. तो ये जो चार्टर वहाँ पे इशू हुआ उसमें 15 इयर्स के लिए पूरे राइट्स दिए हुए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को बिजनेस करने के लिए. एंड इसका मीनिंग क्या था? जो मोनोपोली वहाँ पे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो भी मर्चेंट है इंग्लैंड के, वो अब इनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकते थे, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही बिजनेस कर सकती थी. देन वी हैव सीन अबाउट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, and the French East India Company set up settlements at the Chandannagar, Bengal, Mahe, Kerala, Karaikal, and the Pondicherry on the eastern coast, and the Mauritius in the Indian Ocean in 1664. और ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड थी. ओके, और ये पूरी फ्रेंच गवर्नमेंट पे डिपेंड थी फॉर फंडिंग. जो भी फंड ये कंपनी को मिलता था वो गवर्नमेंट से मिलता था. देन वी हैव सीन अबाउट राइवरली इन ट्रेड. यू नो मीनिंग ऑफ दिस राइवरली? राइवरली मीन्स कंपटीशन. और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपने इंडिया में पहुँच चुकी थी, उनके पहले बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ग्रुप्स मर्चेंट्स के यहाँ पे सेट हो चुके थे, लाइक पोर्तुगीज़, डच. ओके, एंड ये जो भी कंपनीज थी, जो भी ग्रुप्स थे मर्चेंट्स के, इनके बीच में यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो चुकी थी, और बहुत सारी बहुत बड़ी कंपटीशन वहाँ पे थी. वो एक दूसरे की जो भी बोट्स थे, जो भी उनके गुड्स थे वो डुबो दिया करते थे, एंड एक दूसरे पे हमला करते थे, अटैक करते थे, और उसकी वजह से वहाँ पे उन्हें फोर्टिफिकेशन करना पड़ा. उनका जो भी उनकी जो भी फैक्ट्रीज रहती थी वहाँ पे उन्हें कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी प्रोटेक्शन के लिए, तो उसे हम बोलेंगे फोर्टिफिकेशन. ओके, तो ये सभी जो भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे थे, क्लैशेस थे,
तो उसकी वजह से जो डच और पोर्तुगीज़ थे वो अब इंडिया से निकल गए थे एंड यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंपनीज बची थी, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। एंड ये जो इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज थी, इनके बीच में भी कंपटीशन थी और उसकी वजह से वहाँ पे वॉर हुई थी, 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुई थी एंड उसे कहा गया कार्नेटिक वॉर्स। व्हेन ये जो वॉर थी ये कब हुई थी, 1744 से लेके 1763। On next page, page number 16. British conquest of Bengal. We have seen about this topic, British conquest of Bengal. In the early 17th century, the East India Company came here only for trading. And they came here for trading, and they established their trading centers in our India. And the factory consisted of warehouse means store houses, ऑफिसेस एज वेल एज रेसिडेंशियल क्वार्टर्स, ये सभी उनके फैक्ट्री में थे। मीन्स उन्होंने कुछ स्टोर हाउसेस यहाँ पे बनाए, ऑफिसेस बनाए और रेसिडेंशियल क्वार्टर्स भी बनाए। एंड द कंपनी ट्रेड फ्लरिश्ड, और उनका जो भी ट्रेड था कंपनी का ये डेवलप हो रहा था, फ्लरिश्ड हो रहा था। फ्लरिश्ड मीन्स डेवलप होना। एंड बट व्हेन दे वायलेटेड ट्रेड रूल्स, और जब उन्होंने जो ट्रेड रूल्स थे वो ब्रेक किए, तभी औरंगजेब ने वॉर डिक्लेयर कर दी और उन्हें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें हराया। एंड लेटर द कंपनी परसुडेड औरंगजेब, और उसके बाद फिर से कंपनी ने औरंगजेब को मना लिया। एंड दे हैड टेकन द राइट्स ऑफ ट्रेड। ओके। And in 1717 they got the right to import and export goods without paying the custom duty from Mughal Emperor Farrukh Shah। और 1717 में उन्होंने कुछ राइट्स हासिल किए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी गुड्स यहाँ से होते थे वो उस पर जो भी टैक्स लगते थे वो अब फ्री हो गए। एंड ये जो उन्हें राइट्स मिले थे उसके वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स थे, कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, वो अब मिसयूज़ करने लगे ये राइट्स का। उन्होंने कुछ इलीगल प्राइवेट ट्रेड यहाँ पे लाए, उसकी वजह से वहाँ पे जो बंगाल था उसका बहुत ही लॉस हुआ, जो भी रेवेन्यू था वो कलेक्ट नहीं हो पाया। ओके। Next topic is here, conflict between the company and the Nawabs of Bengal. We have to study about this topic here in this video. Okay. In the first half of the 18th century, the conflicts between the Nawab of Bengal and the company intensified। और 18th सेंचुरी के शुरुआत में वहाँ पे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स झगड़े, क्लैशेस, अब ये बढ़ते गए जो नवाब थे बंगाल के और कंपनी के बीच में। मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला एंड द अलीवर्दी खान वर स्ट्रॉन्ग रूलर्स, और ये जो रूलर्स थे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे बंगाल के। in order to keep a check on activities of the officials of the company, the Nawabs laid down certain conditions। और जो भी ऑफिशियल्स वहाँ पे थे उनके एक्टिविटी पे नज़र रखने के लिए वहाँ पे जो नवाब थे उन्होंने कुछ कंडीशंस वहाँ पे रखी, which the company had to obey or lost its right to ट्रेड इन बंगाल। ये जो कंडीशंस थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को माननी थी। एंड विच वर दिस कंडीशंस गिवन हियर। ओके, दिस कंडीशंस आर गिवन हियर। The officials of the company who were engaged in private trade shall pay customs duty, or the privilege of duty free trade will be withdrawn altogether। And first condition was there,
जो भी ऑफिशियल्स थे कंपनी के, अगर वो प्राइवेट ट्रेड वहाँ पे प्राइवेट ट्रेड में अगर एंगेज है तो उन्हें कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ जो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड है वो उनसे निकाला, जो भी राइट्स है उनके ड्यूटी फ्री ट्रेड के वो उनसे विड्रॉ किए जाएंगे। द कंपनी शाल नॉट एक्सटेंड द फोर्टिफिकेशन ऑफ इट्स सेटलमेंट। और जो कंपनी यहाँ पे अपने इंडिया में आई थी, इन्हें फोर्टिफिकेशन एक्सटेंड नहीं करना था। यानी वो जो फोर्टिफिकेशन वहाँ पे कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन मीन्स वो अपने कंपनी के लिए, अपने फैक्ट्री के लिए कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। ये अभी जो भी रूलर्स थे उन्होंने यहाँ पे रोक लगा दी थी। द नवाब फॉरबिड द कंपनी फ्रॉम मिंटिंग कॉइन्स। एंड जो कंपनी कॉइन्स मिंट करते थे, इस पे भी नवाब ने रोक लगा दी थी। द कंपनी शाल पे अ लार्जर अमाउंट ऑफ ट्रिब्यूट फॉर द ट्रेड कंसेशन। एंड कंपनी को जो भी टैक्स है वो पे करना था। ट्रिब्यूट्स मीन्स लाइक अ टैक्स, शुल्क बोलेंगे इन हिंदी। ओके, आफ्टर द मिलिटरी सक्सेसेस अगेंस्ट द फ्रेंच बोथ इन यूरोप एंड इन इंडिया, द कंपनी वॉज फीलिंग इवन मोर कॉन्फिडेंट। And there were three wars between French East India Company and English East India Company. And यहाँ पे जीत किसे हासिल हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, आफ्टर द मिलिटरी सक्सेसेस अगेंस्ट द फ्रेंच बोथ इन यूरोप एंड इंडिया, इंडिया में भी और यूरोप में भी ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये सक्सेस थी, मिलिटरी सक्सेस। ओके, एंड उसकी वजह से जो भी कॉन्फिडेंट था ये इनका अब बढ़ चुका था, ये कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे। इट फेल्ट दैट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ नवाब, और यहाँ पे जो भी नवाब ने कंडीशंस रखी थी, बंगाल के जो रूलर्स थे उन्होंने जो कंडीशंस रखी थी, ये इन्हें ये कंडीशंस इन्हें पसंद नहीं थी। ओके, उन्हें ये अनजस्ट डिमांड लग रही थी नवाब की। एंड इट्स ऑफिशियल्स वर रूइनिंग द कंपनीज ट्रेड, और उन्हें ये लग रहा था कि ये जो ऑफिशियल्स है ये बिजनेस को खोखला कर रहे हैं। दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट इन ऑर्डर टू एक्सपांड ट्रेड दे नीडेड टू एनलार्ज एंड फोर्टिफाइड देयर सेटलमेंट्स। और उनका ये मानना था, ये ओपिनियन था कि अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड एक्सपांड करना है तो वहाँ पे उन्हें फोर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है। जो भी सेटलमेंट है ट्रेड का उन्हें फोर्टिफाई करना ज़रूरी है। फोर्टिफाई मीन्स वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्ड करना ज़रूरी है। द सिचुएशन वर्सेंड इन 1756। अब ये जो भी सिचुएशन थी ये बहुत ही बुरी कब बनी? इन 1756 व्हेन सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल, जहाँ पे सिराजुद्दौला नवाब बने बंगाल के। ही वॉज फ्यूरियस एट द कंपनीज इंटरफियरेंस इन द अफेयर्स ऑफ बंगाल। अब ये जो नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला, इन्हें बहुत गुस्सा आया, ये बहुत ही एंग्री हुए। फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री। व्हेन जहाँ पे कंपनी बंगाल के अफेयर में इंटरफियर करने लगी तब। अब जहाँ पे नवाब के ऑर्डर के अगेंस्ट गई कंपनी, मीन्स नवाब की ऑर्डर क्या थी कि जो भी फोर्टिफिकेशन है ये कंपनी ने यहाँ पे नहीं करना है, उसे उन्होंने रोक लगा दी थी। फिर भी वहाँ पे फोर्टिफिकेशन एक्सपांड हो रहा था, ओके, बाय कंपनी।
एंड जो भी रेवेन्यू ड्यू था, टैक्स था, वो कंपनी पे नहीं कर रही थी। ये सभी वहाँ पे सिचुएशन थी, ये सभी रीजंस थे वहाँ पे। उसकी वजह से बंगाल के नवाब बहुत ही एंग्री हुए, उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। When negotiations failed, what is mean by negotiations? Negotiations means agreement, समझौता। एंड यहाँ पे ये जो negotiations थे ये failed हो चुके थे। एंड एंग्री सिराजुद्दौला कैप्चर द इंग्लिश फैक्ट्री एट काजिम बाज़ार। और ये जो सिराजुद्दौला थे ये बहुत ही इन्हें गुस्सा आया और उन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री को कैप्चर कर लिया काजिम बाज़ार में। एंड कंपनीज फोर्ट एट कलकत्ता, और कंपनी के फोर्ट को कलकत्ता में कैप्चर कर लिया। सुन रॉबर्ट क्लाइव टुक चार्ज ऑफ द कंपनीज अफेयर्स इन बंगाल। और जल्दी ही ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने कंपनी का चार्ज ले लिया। एंड री-एस्टाब्लिश द कंपनीज प्रीवियस पोजीशन एंड ट्रेड प्रिविलेजेस बाय ट्रेचरस मीन्स। और उन्होंने जो भी कंपनी थी वो री-एस्टाब्लिश कर ली। जो भी प्रीवियस पोजीशन थी कंपनी की वैसे ही उन्होंने ये कंपनी री-एस्टाब्लिश कर दी। एंड जो भी ट्रेड प्रिविलेजेस थे, जो भी राइट्स थे ट्रेड के, वो धोखे से हासिल कर लिए। ट्रेचरस मीन्स धोखेबाज। ओके, ये जो भी राइट्स थे वो धोखेबाजी से वहाँ पे उन्होंने हासिल कर लिए। देन नेक्स्ट टॉपिक इज हियर बैटल ऑफ प्लासी 1757। बैटल मीन्स स्टूडेंट्स वॉर, लड़ाई, युद्ध। ओके, द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल sway over India may be traced to the Battle of Plassey in 1757। और यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल एंट्री हुई ब्रिटिशों की अपने इंडिया में, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ उनका पॉलिटिकल वर्क अपने इंडिया में? जो प्लासी की बैटल हुई थी वहाँ से, इन 1757 से। After establishing themselves in Calcutta and making the Nawab grant them all demands, Clive wanted a puppet ruler who would grant them more privileges। अब ये जो क्लाइव थे, इन्होंने जो कंपनी री एस्टाब्लिश की थी उसके बाद उन्हें एक पपेट रूलर चाहिए था बंगाल में। पपेट मीन्स कठपुतली, यानी उनके कहने पे वो नाचने वाला, उसे बोलेंगे हम पपेट, कठपुतली। ओके, तो उन्हें वहाँ पे एक पपेट रूलर चाहिए था ताकि उनके जो भी प्रिविलेजेस है, अधिकार है, वो पूरे उन्हें मिले ट्रेड के। क्लाइव conspired with Mir Jafar, commander in chief, Jagat Seth, richest banker, and the Omichal, a rich merchant, to overthrow Sirajuddaulah. And on 23rd June 1757, the armies of Sirajuddaulah and English East India Company met at Plassey। अब यहाँ पे ये जो मीर जफ़र थे कमांडर इन चीफ, जगत सेठ थे रिचेस्ट बैंकर, एंड ओमिचंद थे रिच मर्चेंट, इनके साथ ये क्लाइव मिले किसके लिए? सिराजुद्दौलाह को बाहर निकालने के लिए। एंड ऑन 23rd June 1757 the armies of सिराजुद्दौलाह एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेट एट प्लाजी। और यहाँ पे 23rd जून 1757 को सिराजुद्दौलाह की आर्मी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लाजी में मिले। पलाशी। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस प्लाजी? पलाशी। Robert Clive led the British forces. The commander-in-chief of the Nawab, Mir Jafar, along with his army, did not take part in the battle. And ये जो commander-in-chief of नवाब थे मीर जफ़र,
इनके साथ आर्मी होने के बावजूद भी इन्होंने जो वॉर थी, बैटल हुई, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया। सिराजुद्दौला वॉज किल्ड एंड मीर जफ़र वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे जो भी वॉर हुई उसमें सिराजुद्दौला मारे गए और जो मीर जफ़र थे वो अब यहाँ पे नवाब बने बंगाल के। द बैटल ऑफ प्लासी इज़ अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन द history of India as it transformed a mere trading company into the political power. And students, did you understand about the Battle of Plassey? ये बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ था, ये युद्ध कैसे हुआ था कि वहाँ पे जो क्लाइव थे उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी री एस्टैब्लिश की थी, ही वॉज द इंचार्ज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड उन्होंने ये जो मीर जफ़र थे, जगत सेठ और ओमी चंद थे, इनके साथ मिलके एक षड्यंत्र वहाँ पे बनाया। कॉन्स्पायर्ड मीन्स षड्यंत्र, किनके खिलाफ, ये जो सिराजुद्दौला थे इनके खिलाफ। और 23 जून 1757 को वहाँ पे सिराजुद्दौला की आर्मी और सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी से मिले प्लासी में। एंड वहाँ पे ये जो कमांडर इन चीफ थे मीर जफ़र, ये अपने आर्मी के साथ होने के बावजूद भी उन्होंने जो बैटल थी, वॉर थी, उसमें हिस्सा नहीं लिया और वहाँ पे सिराजुद्दौला मारे गए और उसके बाद मीर जफ़र को नवाब बनाया गया। ओके। एंड ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, ये एक पहचान है कि जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करने के लिए अपने इंडिया में आई थी, लेकिन ये बैटल होने के बाद अब इन्हें पॉलिटिकल पावर मिले थे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने इंडिया में। ओके, गॉट इट। नाउ देन वी हैव टू स्टडी अबाउट बंगाल आफ्टर प्लासी। अब ये जो प्लासी की बैटल हुई उसके बाद बंगाल में क्या हुआ, ये हमें पढ़ना है। मीर जफ़र became a puppet in the hands of the British and they constantly demanded money and privileges। और ये जो मीर जफ़र थे, पपेट मीन्स कठपुतली, जैसे सामने वाला बोलेगा वैसे ही करना है, उसे बोलेंगे हम पपेट। तो ब्रिटिश अब ये जो मीर जफ़र थे, इन्हें बार बार डिमांड कर रहे थे पैसों की एंड जो भी राइट्स प्रिविलेजेस थे ट्रेड के उसकी। व्हेन मीर जफ़र फेल्ड टू मीट द कंपनीज हेवी मॉनेटरी डिमांड्स, ही वॉज डिपोज्ड। और जहाँ पे ये ब्रिटिशों की डिमांड पूरी नहीं कर पाए मीर जफ़र, तो उन्हें वहाँ से निकाला गया। इन 1760 द कंपनी मेड हिज सन इन लॉ मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। अब 1760 में क्या हुआ कि कंपनी ने मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का। ही वॉज सन इन लॉ ऑफ मीर जफ़र। ओके। In return, Mir Qasim gave the company the zamindari of Burdwan, Midnapur and the Chitgaon. After some years, Mir Qasim attempted to free himself from the British domination. एंड कुछ सालों के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि ये ब्रिटिशों से फ्री हो गए मीर कासिम। ही डिसमिस्ड कोर्ट्स ऑफिसर्स हु फेवर्ड द ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया, जो भी कोर्ट ऑफिसर्स थे जो ब्रिटिशों के फेवर में थे, उन्हें डिसमिस कर दिया। hired European expert to train his army and abolished all duties on internal trade so that both Indian and British merchants could trade on equal terms। एंड वहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो भी ड्यूटीज़ थी इंटरनल ट्रेड की, वो हटा दी गई इंडियंस एंड ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए, दोनों के लिए। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, अब दोनों के लिए बिजनेस करना इक्वल हो गया, इंडियंस के लिए भी,
इंडियन मर्चेंट्स के लिए भी और ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए भी. एज अ रिजल्ट इंडियन मर्चेंट्स वर ऑल्सो एबल टू एन्जॉय द कंसेशन विच ओनली द इंग्लिश हैड एन्जॉयड सो फार. एंड उसकी ये जो भी वहाँ पे प्रोविज़न किया गया जो मीर कासिम ने किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंडियन मर्चेंट्स थे ये भी अब जो कंसेशन था ट्रेड का वो इन्हें भी मिलने लगा. इसके पहले सिर्फ किसे मिलता था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को. ओके. मीर कासिम ऑल्सो प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ द company. And now after this we have to study about the battle of बक्सर. अब ये बक्सर में भी बैटल हुई थी, युद्ध हुआ था, ये भी हमें पढ़ना है. when 1764 all these the company and they declared a war on him. अब ये सभी चीज़ें इन्होंने मीर कासिम ने यहाँ पे कर दी. बहुत कुछ ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ हुआ और यहाँ पे इंडियंस मर्चेंट भी अब एंजॉय करने लगे. ये सभी देख के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश थे, उन्हें परेशानी हो गई और उसकी वजह से अब इन्होंने यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर दी. मीर कासिम वॉज डिफीटेड इन 1763 एंड मीर जफ़र वॉज रिस्टोर्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल. अब यहाँ पे ये जो मीर कासिम थे इन्हें हराया गया 1763 में और मीर जफ़र फिर से यहाँ के नवाब बन गए बंगाल के. ओके, गॉट इट. In 1764 there were battle of Buxar and this battle who defeated their मीर कासिम and फिर से कौन नवाब बने यहाँ पे? बंगाल के मीर जफ़र. ओके. मीर कासिम fled to अवध and entered into an alliance with the Nawab of Awadh, शुजाउद्दौला एंड द मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकेंड. एंड ये जो मीर कासिम थे ये अब अवध चले गए और वहाँ पे एक अलायंस हुआ था. किनके साथ? नवाब अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकेंड के साथ. Their combined forces fought with the British Army at Buxar on 22nd October 1764, but they were defeated. अब वहाँ पे ये जो मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकेंड और शुजाउद्दौला इनके साथ मिलके ब्रिटिशों के ख़िलाफ़ उन्होंने वॉर की, वो लड़े बक्सर में वैन 22 अक्टूबर 1764 को. लेकिन वहाँ पे इनकी हार हो चुकी थी. जो अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकेंड और ये जो मीर कासिम थे, ये तीनों मिलके इन्होंने आर्मी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया और वहाँ पे ये हार चुके थे. With this victory, the company became the real master of Bengal. अब ये जीत के बाद अब यहाँ के रियल मास्टर कौन बन चुके थे? कंपनी. ओके. मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. In 1765, the Treaty of Allahabad was signed between Shujaudullah, Shah Alam II and the Clive as per the treaty. And treaty means एग्रीमेंट, समझौता. ओके. तो वहाँ पे 1765 में एक ट्रीटी हुआ था इलाहाबाद में. ओके. और वहाँ पे किसके बीच में ये ट्रीटी था? शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकेंड एंड क्लाइव. एंड एज पर द ट्रीटी के हिसाब से क्या क्या हुआ वहाँ पे? ये जो एग्रीमेंट था क्या था? The English East India Company got Diwani of Bengal from the Mughal Emperor Shah Alam II. And this English East India Company इन्हें बंगाल की दीवानी मिली थी.
मुग़ल एम्पियर शाहजहां आलम सेकेंड से। नाउ दे कुड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये अब बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी। रेवेन्यू मीन्स टैक्स, ओके। In return, the emperor would receive an annual tributes of 26 lakh rupees and two districts in Uttar Pradesh, Allahabad and Kara. एंड इसके बदले जो एम्पियर थे उन्हें एनुअल ट्रिब्यूट्स दी गई 26 लाख रुपीज़ एंड टू डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के, ओके। ट्रिब्यूट्स मीन्स दैट इज़ वन अमाउंट रहता है ये, लाइक अ टैक्स, ओके। The emperor resided in the fort of Allahabad under the protection of the British. और जो एम्पियर थे उन्हें इलाहाबाद के फोर्ट में रहने की परमिशन थी और किसके प्रोटेक्शन में वो वहाँ पे रहते थे? ब्रिटिशों के। The Nawab of Awadh was made to pay an indemnity of 50 lakh rupees. The company restored his kingdom and promised to help in case of attack on his territory. In 1765, Robert Clive introduced a dual government in Bengal which lasted up to 1772. And 1765 में क्या हुआ? What happened there? ये जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने ड्यूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी बंगाल में। अंडर दिस सिस्टम द नवाब हैड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट नो पावर्स और रिसोर्सेज टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंपनी हैड ऑल पावर्स बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये जो भी ड्यूल गवर्नमेंट थी वहाँ पे ये क्या थी कि जो नवाब थे उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें दे दी थी और लेकिन वहाँ पे उन्हें पावर नहीं थे और रिसोर्सेस भी नहीं थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। एंड जो कंपनी थी उन्हें पावर थे बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी। द ब्रिटिश कंट्रोल्ड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड निज़ामत, military and the criminal jurisdictions through Indian representatives। and जो ब्रिटिश थे ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे थ्रू इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। जो भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे ये जो भी रेवेन्यू था वहाँ पे वो कलेक्ट करते थे। द नवाब वॉज गिवन अ मिगर शेयर ऑफ द रेवेन्यू टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो भी नवाब थे उन्हें बहुत ही कम शेयर दिया जाता था रेवेन्यू का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। द पीपल ऑफ बंगाल सफ़र्ड अ लॉट अंडर दिस सिस्टम। और जो भी बंगाल के लोग थे ये बहुत ही दुखी थे ये सिस्टम की वजह से, ये ड्यूअल सिस्टम की वजह से। दिस सिस्टम मेड द कंपनी द वर्चुअल रूलर ऑफ बंगाल। और ये सिस्टम की वजह से कंपनी रियल रूलर बन चुकी थी बंगाल की। इवन ड्यूरिंग द फैमिन दैट स्ट्रक बंगाल इन 1770 and wiped out nearly 1/3 of the population, neither the company nor the Nawab provided any aid। and 1770 में बंगाल में फैमिन आया था। फैमिन मीन्स अकाल। एंड वहाँ पे 1/3 जो भी पॉपुलेशन था, जो भी लोग थे उसमें से 1/3 लोग घायल हो चुके थे बिकॉज ऑफ दिस फैमिन, ओके। एंड वहाँ पे जो भी कंपनी थी उन्होंने भी लोगों को हेल्प नहीं की एंड जो नवाब थे उन्होंने भी लोगों को हेल्प नहीं की। मीनवाइल द कंपनी ऑफिशियल्स अमास्ड अ ग्रेट वेल्थ। और जो कंपनी के जो भी ऑफिसर्स थे उनके पास बहुत सारी वेल्थ उन्होंने वो कलेक्ट कर रहे थे अपने इंडिया से, और बहुत सारी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने लोगों को हेल्प नहीं की। In 1772, Warren Hastings 1772 to 1785 became the new Governor General of Bengal। अब 1772
1802 में ये जो वैरन हेस्टिंग्स थे ये न्यू गवर्नर जनरल बने बंगाल के. The dual system of governance ended and Bengal came under direct control of the English East India Company. अब ये जो भी ड्यूल सिस्टम थी गवर्नेंस की, ये अब डिक्लाइन हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी. और ये जो बंगाल था वो डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ चुका था. There are MCQs. We have to solve these MCQs here. First, the Battle of Plassey was fought between the British and the. There are three options: Sirajuddaulah, B. Mir Kazim, and C. Murshid Quli Khan. A option is answer here. Okay, सिराजुद्दौला जो बैटल थी प्लाजी की, ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिशों के बीच में हुई. एंड यहाँ पे सिराजुद्दौला मारे गए. Then second, the Battle of Buxar was fought in the year, which year is the 1864, 1757 and 1764. Which is the year of Battle of Buxar? 1764. Okay. C option is answer here. 1764. Now today's topic is completed here. You have to read the lessons very carefully and find the difficult words and find the meaning of these words from dictionary and write down these words in your notebook and its meanings also. Have a good day.